नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमने अध्याय 4 आपका शुरू कर रखा है जल संसाधन, उस जल संसाधन का जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमने पिछले कुछ वीडियो में कर ली हैं। हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे। पिछले क्लास के अंदर हमने जल प्रदूषण के निवारण से संबंधित कुछ बात की थी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनके द्वारा जो स्टेशंस लगाए गए हैं उन स्टेशनों के द्वारा जल गुणवत्ता की निगरानी रखी जाती है। और हमने ये भी बात की थी कि देश की सबसे जो प्रदूषित नदियां हैं वो प्रदूषित नदियां कौन सी हैं विद्यार्थियों। ये भी आपको पता है कि गंगा और यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियां हैं। और हमने ये भी बात की थी कि यमुना नदी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वो कौन से स्थानों के बीच में प्रदूषित है। हमने बात की थी वहाँ पर दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी क्या है विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है। और फिर हमने कुछ अधिनियम भी पढ़े थे भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों के बारे में पढ़ा था। एक जल संरक्षण अधिनियम जो आपका कब बना था विद्यार्थियों, 1974 ईस्वी के अंदर। और फिर एक जल उपकर अधिनियम 1977 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर। इन सब के बारे में बात हमने पिछले वीडियो क्लास के अंदर कर ली है। अब और कौन से प्रयास हैं जो करके हम जल की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं या जो जल हमारे लिए उपयोगी है उसको हम सतत रूप से बनाए रख सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो क्लास के अंदर हम बात करेंगे विद्यार्थियों किसके बारे में, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। ये किस प्रकार से हम जल को पुनः चक्र के रूप में काम में ले सकते हैं और पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए विद्यार्थियों, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। देखो, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग करके अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जल का हम दोबारा से प्रयोग करके और जो अलवणीय जो जल है यानी कि जो मीठा जल है उसकी उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। अब जो कम हो रहा है वो तो कम नहीं कर सकते हम, लेकिन जो अलवणीय जो जल है उसकी उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। किस तरीके से? जल का पुनः चक्र और पुनः उसका उपयोग करके। कैसे कर सकते हैं हम ये काम? देखो विद्यार्थियों, कम गुणवत्ता का जो जल है यानी कि जिसकी गुणवत्ता कम है उस जल का उपयोग हम उद्योगों के अंदर कर सकते हैं। उद्योगों के अंदर शीतलन और अग्निशमन में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जो कम गुणवत्ता का जो पानी है उसको हम उद्योगों के अंदर काम में ले सकते हैं। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट यानी कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट जो लगा रखे हैं, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी जो निकल रहा है ट्रीटमेंट होने के बाद में, तो उस पानी को हम उद्योगों के अंदर काम में ले सकते हैं मशीनों को ठंडा करने के लिए, शीतलन के लिए। यानी कि मशीनों को ठंडा करने के लिए हम कौन से पानी का प्रयोग कर सकते हैं? सीवरेज ट्रीटमेंट का जो पानी आता है, शोधित जो जल आता है, उस शोधित जल का प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं। और उस शोधित जल का जो अन्य जो प्रयोग है वो किसके अंदर किया जा सकता है? अग्निशमन में। अग्निशमन जो यंत्र आता है, अग्निशमन आग बुझाने के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। अब ऐसे में क्योंकि अग्निशमन के अंदर भी और मशीनों को ठंडा करने में भी हम जो अलवणीय जो जल है, जो मीठा जो जल है, उसी को उद्योगों के अंदर काम में लिया जाता है। तो एक तो पहले से ही मीठे जल की कमी है और उसका जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और दूसरा हम मशीनों को ठंडा करने के लिए भी इस अलवणीय जल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जगह पे उद्योगों के अंदर मशीनों का शीतलन करने के लिए, मशीनों को ठंडा करने के लिए, और अग्निशमन जो केंद्र है, अग्निशमन के अंदर हम कम गुणवत्ता वाला जो जल है उसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो अगर इन क्षेत्रों के अंदर, उद्योगों के अंदर शीतलन के लिए और अग्निशमन में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो अलवणीय जो जल है उसकी उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। ठीक है। फिर हम बात करें आगे कि नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हम बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्रों की हम बात करें, तो दोनों ही क्षेत्रों के अंदर क्या कर सकते हैं हम कि जो नगरीय जो क्षेत्र या स्नान और बर्तन धोने का, यानी कि घर के अंदर घरेलू कार्यों में जो हम काम में लेते हैं, हमारे स्नान का जो पानी है वो बह कर के नालियों में ना जाए। हम क्या कर सकते हैं? उस पानी से हम जो उद्यान जो हमने लगा रखा है घर के आसपास में, उस उद्यान के अंदर उस पानी को डाल सकते हैं। ठीक है। साबुन वाला पानी नहीं डालें, लेकिन वैसे भी जो बर्तन धोने का जो पानी है, स्नान का जो पानी है, उसको हम क्या कर सकते हैं? इन बागवानी का जो कार्य है उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम?
वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी किसके लिए किया जा सकता है? बागवानी में किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, जिन लोगों के पास भी गाड़ियां हैं वो क्या करते हैं, और पानी भी है, मतलब नलकूप है, ट्यूबवेल है उनके पास में, तो वो क्या करते हैं, गाड़ियों को धोने के लिए सीधे ही क्या चला देते हैं, मोटर चला देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो अलवणीय जो जल है, यानी कि जो मीठा जो जल है, वो मीठे जल को वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए पानी के लिए, और उनको क्या करना चाहिए भाई, वाहनों को धोने के लिए हमें क्या करें, वाहनों को धोने के लिए हम एक बाल्टी का प्रयोग कर सकते हैं। बाल्टी से हम आराम से उसको धो सकते हैं, और फिर जो भी पानी है उस पानी को हम किसके लिए, बागवानी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर उस पानी को काम में ले सकते हैं। इससे गाड़ी भी धुल जाएगी, और आपका जो पेड़ पौधे जो आपने लगा रखे हैं उन पेड़ पौधों में भी क्या पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा। इससे अलग से हमें उनके अंदर पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरीके से भी हम अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधार सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण हो सकता है। अब ये सारे जो कार्य हैं, चाहे हम जो आपका सीवरेज ट्रीटमेंट वाला जो पानी है, उसको हम उद्योगों के अंदर मशीनों को शीतलन के लिए, ठंडा करने के लिए काम में ले सकते हैं। अग्निशमन के अंदर उनको काम में ले सकते हैं। और स्नान का और बर्तन धोने का जो पानी है उसको हम बागवानी में काम में ले सकते हैं। अब ये सारा का सारा पानी बह करके कहाँ जाता है, नालियों के अंदर बह जाता है, वेस्टेज चला जाता है। तो इस पानी को हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, और वाहनों को धोने में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी खर्च होता है, तो उस पानी को हम बागवानी में काम में ले सकते हैं। अब ये सारे के सारे इस प्रकार के प्रयास करेंगे, और भी प्रयास हो सकते हैं। आप अपने तरफ से भी जो सुझाव हैं वो आप लिख सकते हो बोर्ड परीक्षा के अंदर अगर प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो इन सब प्रयासों के द्वारा हम देख रहे हैं कि जल का हम क्या कर रहे हैं, पुनः उपयोग कर रहे हैं। ये चक्कर चल रहा है और पुनः उसका उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा इससे अच्छी गुणवत्ता वाला जो जल है उसको पीने के उद्देश्य के लिए उसका संरक्षण हो पाएगा। ठीक है, तो ये प्रयास भी हम कर सकते हैं। तो जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन एक जो महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम जो है वो क्या है, जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन क्या है भाई, जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य क्या है? देखो, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है विद्यार्थियों, धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। यानी कि हमारे पास में जो धरातलीय जल है और जो भूमिगत जल है उसका प्रबंधन हम किस प्रकार से करें, कैसे हम उसको यूज में लें, उसका क्या करना है, प्रबंधन करना है। जो हमारे पास में बचा हुआ है उसको किस तरीके से हम संरक्षित कर सकते हैं। बारिश का जो पानी आ रहा है, वर्षा का जो पानी आ रहा है हमारे पास में, आपको पता है कि वर्षा का जल कैसा है, बिल्कुल मीठा पानी आता है वर्षा का जल। और वो वर्षा का जल पहाड़ों के अंदर बरसता है या मैदानी भागों के अंदर बरसता है, और वो बहते हुए नदियों के माध्यम से वो वापस से कहाँ पर चला जाता है विद्यार्थियों, समुद्र के अंदर चला जाता है। तो समुद्र में तो कैसा पानी है, वापस खारा ही पानी है। तो जो नदियों का जो मीठा जो जल है जो बारिश के रूप में आ रहा है, उसे बारिश के पानी को हम किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जोहड़ बना सकते हैं, कोई तालाब बना सकते हैं, नदियों पे बांध बना सकते हैं। इस प्रकार का जो कार्य है वो क्या है, जल संभर प्रबंधन का कार्य है। तो जल को संभाल करके हमें क्या करना है, रखना है। और कैसे जल को संभाल करके रखेंगे, कैसे उसका प्रबंधन करेंगे, तो ये सारा का सारा जो कार्य है वो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल संभर प्रबंधन क्या है, अर्थ इसका, तात्पर्य क्या है इसका, तो धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। यानी कि इसका उचित तरीके से हम किस तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं, किस तरीके से इसको प्रबंधित कर सकते हैं, वो जो कार्य है वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। तो आपसे छोटा प्रश्न पूछ ले कि भाई जल संभर प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आप एक छोटी सी जो आपकी जो परिभाषा है वो याद रखना, धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन को क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देखो, इसमें बहते हुए जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्त्रवण तालाब, मतलब तालाब का निर्माण हम कर सकते हैं। अंतःस्त्रवण क्यों लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि तालाब के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो धीरे धीरे रिसते हुए वो पानी कहाँ तक चला जाएगा विद्यार्थियों, ग्राउंड वाटर तक चला जाएगा। इससे दोहरे फायदे होंगे। एक तो हम धरातलीय जल यानी कि तालाब के जल का सीधा प्रयोग में ले सकते हैं, और उसी से नीचे तालाब की जो सतह है उससे पानी रिसते हुए कहाँ तक जाएगा, ग्राउंड वाटर तक जाएगा। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी क्या होगा, इससे बढ़ेगा। तो दोहरे लाभ होंगे। अब ये तालाब अगर नहीं बनाते तो क्या होता, ये पानी सारा का सारा बह करके वापस कहाँ तक पहुँच जाता, समुद्र तक पहुँच जाता। तो इसलिए
जो भी बारिश का जो पानी है, बहता हुआ जो जल है, उसको रोका जाए और रोक करके इस प्रकार के जो तालाब हैं वो बनाए जाएं, ताकि ग्राउंड वाटर भी हम काम में ले सकें और जो धरातलीय जो जल है, अंडर वाटर मतलब जो आंतरिक भाग का जो भूमिगत जो जल है, उसको भी हम वापस से रिचार्ज कर सकें। पुनर्भरण, पुनर्भरण कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। देखो इसमें क्या है, इसमें बहते हुए जल को रोकना और विभिन्न विधियों, अंतःस्त्रोण यानी तालाब, पुनर्भरण यानी कि कुओं के अंदर पानी जाए, कुओं का भराव हो, उससे पुनर्भरण हो उससे, तो इससे जल का संचय भी होगा, भूमिगत जल का संचय भी होगा और उसका क्या होगा, पुनर्भरण भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहते हुए जल को किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है विद्यार्थियों, रोकना है। अब रोकने के लिए हम तालाब बना सकते हैं, जोहड़ बना सकते हैं, पोखर बना सकते हैं, कुएं जो हैं उनको बना सकते हैं, और आपका क्या है, जो नदियां हैं उनके ऊपर बांध बना सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो सब किसके अंदर आते हैं विद्यार्थियों, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच में क्या स्थापित करना, संतुलन लाना है। क्या उद्देश्य है इसका, जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य है कि प्राकृतिक जो संसाधन है और समाज है, समाज के बीच में आपस में क्या लाना, संतुलन लाना। ठीक है, तो जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच में संतुलन लाना है। आगे देखते हैं हम। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। भाई लोगों को जागरूक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक अमूल्य जो संसाधन है हमारे लिए, जल संसाधन, जिसको दुर्लभ संसाधन भी हम कह सकते हैं। क्यों दुर्लभ है, क्योंकि अगर ये नहीं है, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये वास्तव में सत्य ही है कि अगर जल नहीं है तो फिर कुछ भी हो नहीं सकता है। तो लोगों को इस बारे में जागरूक करना है, लोगों को जल संभर जो विकास और प्रबंधन के जो लाभ हैं वो लाभ बताने चाहिए, और वो लाभ बता करके और उनको क्या करना चाहिए, हमें जागरूक करना चाहिए, ताकि वो सभी लोग इस प्रकार के जो जल संभर प्रबंधन के जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं सरकार के द्वारा, उन कार्यक्रमों के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार हों और जल का क्या करें, संरक्षण करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन का कार्यक्रम चलाए हुए हैं। तो केंद्र सरकार भी और जो राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों ने भी देश में बहुत से जल संभर विकास प्रबंधन के कार्यक्रम चला रखे हैं। देश के अंदर इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो चला रखे हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ होते हैं, उन एनजीओ के द्वारा भी इस प्रकार के जल संरक्षण, जल संभर विकास के जो कार्यक्रम हैं वो उनके द्वारा चला रखे हैं। ठीक है, तो जल संभर प्रबंधन क्या है, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन से है, यानी कि उचित प्रकार से उसका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहते हुए जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्त्रोण यानी कि तालाब का निर्माण कर दिया, पुनर्भरण कुओं आदि का निर्माण करके भूमिगत जल का संचयन करना और उसका पुनर्भरण इसके अंदर शामिल होता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच में संतुलन लाना। तो प्राकृतिक संसाधन और समाज के बीच में हमें क्या लाना है, संतुलन स्थापित करना है, और देश में लोगों के बीच में जल संभर विकास और प्रबंधन के बारे में जागरूकता, उनके लाभों के बारे में बताना और लोगों को क्या करना, जागरूक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों से जुड़ सकें। और केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से ऐसे जल संभर प्रबंधन के जो कार्यक्रम हैं वो चला रखे हैं। बहुत सारे एनजीओ जैसे हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम हैं वो चलाए हुए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोग्राम हैं, हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर 2-3 प्रोग्राम के बारे में आपको दे रखा है। जैसे एक हरियाली प्रोग्राम है, एक नीरू मीरू प्रोग्राम है, एक अरवारी संसद प्रोग्राम है। ये सारे के सारे जो प्रोग्राम हैं ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कौन कौन से राज्य में चल रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं आगे
कि कौन कौन से जल संभर प्रबंधन के जो प्रोग्राम हैं वो भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार के प्रयास जल संभर प्रबंधन के लिए कर रहे हैं। तो उसके कुछ उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखे हैं और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो छोटे प्रश्न ही बनेंगे यहाँ से, तो छोटे प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एक जल संभर प्रबंधन का जो कार्यक्रम चला रखा है वो कौन सा है विद्यार्थियों? हरियाली है। तो आपसे सीधा यही प्रश्न पूछ ले कि हरियाली क्या है, तो हरियाली क्या है, तो उसके बारे में हम किस प्रकार से हम आंसर हमारा लिख सकते हैं, उस आंसर को भी हम देखेंगे कि हरियाली क्या है। क्या है हरियाली? यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। तो किसके द्वारा प्रवर्तित है? ये केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि इसका संचालन जो है वो कौन सी सरकार कर रही है विद्यार्थियों? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है कौन सी? हरियाली। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। क्या है उद्देश्य? ग्रामीण जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या को पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए और वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए क्या बनाना? योग्य बनाना। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम से जोड़ना, हरियाली प्रोग्राम से, और ग्रामीण जनसंख्या को किसके लिए? एक तो पीने के लिए और सिंचाई कार्यों के लिए, मत्स्य पालन भी हो सके, और वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए उनको क्या बनाना है? योग्य बनाना है। तो ये इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। कौन सी योजना है आपकी? हरियाली। हरियाली जो प्रोग्राम चल रहा है उसका ये उद्देश्य है। फिर यह जो परियोजना है, ये जो हरियाली जो परियोजना है, ये लोगों के सहयोग से, इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है विद्यार्थियों? ग्राम पंचायतों के द्वारा यह संचालित की जा रही है। तो संचालन कौन कर रहा है इस योजना का? तो ग्राम पंचायत, यानी कि जो सबसे जो छोटा स्तर है ग्राम पंचायत जो है, उसी ग्राम पंचायत से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? जैसे आपके गांव के अंदर नरेगा योजना चलती है, तो नरेगा के अंदर क्या होता है? गांव के ही लोग होते हैं और वो कुछ इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे जोहड़ का निर्माण कर दिया, कोई नदी है तो बांध का निर्माण कर दिया, जिससे कि वर्षा का जल जब आए, पोखर का निर्माण कर दिया, है ना, कोई छोटा तालाब का निर्माण कर दिया। तो जब बारिश आए तो बारिश का जो पानी है वो बह कर के वैसे ही बर्बाद नहीं हो जाए, उस पानी को क्या किया जा सके? संग्रहित किया जा सके। तो उसके लिए जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो नरेगा जो भारत सरकार की जो योजना है वो कार्य कर रही है, वो एक प्रकार से किस प्रकार की योजना है? वो हरियाली योजना है। उसमें भी क्या किया जाता है? बारिश का जो पानी आता है, बारिश के पानी को किस प्रकार से हम संरक्षित रख सकते हैं? तो उसके लिए पोखर बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, जोहड़ बनाए जाते हैं, नदी का जो तटबंध है उसको मजबूत किया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य करके और वर्षा जल का जो संग्रह है वो उसके माध्यम से किया जाता है। अब उसी वर्षा जल का जो उपयोग है, जो संग्रहित किया गया है, उस वर्षा जल का प्रयोग हम किस लिए कर सकते हैं विद्यार्थियों? पीने के लिए उसको काम में ले सकते हैं, सिंचाई के लिए काम में ले सकते हैं, उसमें मत्स्य पालन किया जा सकता है, पेड़ पौधों के अंदर डालने के लिए या वन रोपण के लिए इस प्रकार का जो जल है उसको हम काम में ले सकते हैं। और आपको पता है वर्षा का जल कैसा होता है? मीठा जल होता है और उस मीठे जल को हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है विद्यार्थियों? हरियाली परियोजना। ठीक है, तो हरियाली केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। और ये किसके द्वारा? यह परियोजना लोगों के सहयोग से कौन? ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही है। तो इस योजना को संचालित कौन कर रहा है? ग्राम पंचायत संचालित कर रही है। और कौन से प्रोग्राम हैं ऐसे? एक प्रोग्राम है विद्यार्थियों नीरू मीरू। नीरू मतलब जल और मीरू मतलब आप। ठीक है, तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम है ये भी जल संभर प्रबंधन का ही कार्यक्रम है, जो कौन सी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है विद्यार्थियों? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि नीरू मीरू प्रोग्राम कौन से राज्य के द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। हरियाली प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा। नीरू मीरू जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो कौन चला रहा है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और अरवारी पानी संसद,
ये छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि अरवारी पानी संसद जल संभर प्रबंधन की जो तकनीक है वो कहाँ पर संचालित की जा रही है। तो अरवारी पानी संसद राजस्थान के अलवर जिले में यह संचालित है। तो कहाँ संचालित है विद्यार्थियों? हमारे जिले के अंदर ही, हमारा विद्यालय है अलवर के अंदर ही। तो अलवर जिले के अंदर संचालित है कौन सी परियोजना? अरवारी पानी संसद जो कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? अरवारी पानी संसद है जो किससे संबंधित है विद्यार्थियों? जल संभर प्रबंधन की जो विधियां हैं उनके अंदर ये अरवारी पानी संसद जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो अरवारी पानी संसद कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख करके बताइए कि अलवर ये राजस्थान में चल रहा है। नीरू मीरू कार्यक्रम कहाँ चल रहा है विद्यार्थियों? आंध्र प्रदेश में चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट लगा लेना इनको कि नीरू मीरू कार्यक्रम तो कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में, और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान के अंदर यह प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये नीरू मीरू प्रोग्राम कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में के द्वारा लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं, आप इन प्रोग्रामों के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? तो नीरू मीरू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश, अरवारी पानी संसद अलवर। नीरू मीरू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश और अरवारी पानी संसद कहाँ पर? अलवर में। इसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं। उद्देश्य क्या है? जल संग्रहण की संरचनाएं जो भी हैं, जैसे अंतःस्त्रवण तालाब है, यानी कि तालाब जिसको हम जोहड़ भी कह सकते हैं, पोखर भी कह सकते हैं, तो उसकी खुदाई करना, अंतःस्त्रवण तालाब यानी कि जोहड़ वगैरह की खुदाई करना, ताकि वर्षा का जो जल है उसको हम संग्रहित कर सकें। और क्या काम कर सकें? इसको रोक बांध बनाए गए हैं। रोक बांध क्या होते हैं? जो नदियां हैं उन नदियों के ऊपर बांध बना करके और पानी को क्या किया जाता है? रोका जाता है। ठीक है, तो अंतःस्त्रवण तालाब की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। और कहाँ पर इस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा है विद्यार्थियों? तो वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको कि तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। कोई भी नए घर का निर्माण होगा तो नए घर बनाने से पहले जल संग्रहण के लिए कुछ कार्य करने होंगे, और जल संग्रहण का जो टैंक वगैरह है, वर्षा का जो जल है उसको उस टैंक के अंदर लाना है। और जब इस प्रकार का कार्य करेंगे तभी मकान बनाने की क्या मिलती है? स्वीकृति मिलती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर जल संग्रहण संरचना को घरों के अंदर अनिवार्य बना दिया है? कौन सा राज्य है विद्यार्थियों? वो तमिलनाडु। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु राज्य ऐसा करने वाला भारत का प्रथम राज्य है जिसके नए घर जब भी बनेंगे तो नए घर बनाने से पहले आपको वर्षा जल संग्रहण के लिए जो गड्ढा है, जो तालाब है या घर के अंदर ही जो पोंड है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना क्या कर दिया है? आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। तो चाहे आप किसी भी प्रकार की इमारत बनाइए, चाहे वो सरकारी इमारत हो, चाहे वो निजी इमारत हो, कोई भी इमारत आपकी तब बनेगी जब आप जल संरक्षण के लिए सबसे पहले क्या बना देंगे? घर के अंदर पोंड बना देंगे, ताकि बारिश का जो जल है उस बारिश के जल को वहाँ पर क्या किया जा सके? संग्रहित किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम हैं आपके जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जो चलाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है सारे के सारे प्रोग्राम, और आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो हरियाली प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नीरू मीरू प्रोग्राम है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में, और तमिलनाडु के अंदर घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना क्या कर दिया है? आवश्यक कर दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो आगे की जो बात है हमारी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं उसके, इन सब के बारे में हम आगे की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।